नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र नागर स्वागत करता हूँ फ्लाई एकेडमी भोपाल में। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। खासतौर पर ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के किसान और अब तो शायद महाराष्ट्र के किसान भी उसमें आ रहे हैं और अलग अलग किसान संगठन भी अब किसान आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें जो मांग उठ रही है वो एमएसपी। अब ये एमएसपी क्या होता है मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको और आपको खुद बताऊँगा एक एग्जाम्पल देकर भी कि भैया एमएसपी क्या होती है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है और क्या इसलिए इसका आंदोलन क्यों हो रहा है। ये इतना आंदोलन इसके लिए क्यों है, किसान क्यों चाहते हैं, क्यों अपनी फसल को नहीं कर रहे हैं कुछ भी और बैठे हुए हैं बस आंदोलन में। और आप खुद सोचें कि कुछ तो बात होगी इसमें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके वीडियो बनाऊं उस पर, क्योंकि मैंने किसान जो एक्ट था आपका, जो फार्मर्स एक्ट है, जो किसान बिल आया है, मैंने उसको तीनों के तीनों को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको वो समझना तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको एमएसपी के बारे में आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि कितना खर्चा आता है और कैसा क्या, और एमएसपी क्या होता है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार डिसाइड करती है। सरकार का जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि जो किसान की जो फसल है वो इतने मिनिमम रेट पे हम लोग खरीद लेंगे, बाकी जो बाजार में जितना भी उतार चढ़ाव कुछ भी आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान को। तो अभी तक जो एमएसपी 20 फसलों की कुछ की सरकार ने डिसाइड की हुई है, जिसमें से मूलतः गेहूं और धान की खरीदी हो पाती, बाकी के ज़्यादा कुछ ऐसा चलता नहीं है। एमएसपी में ज़्यादातर गेहूं और धान ही खरीदते हैं, बाकी सब मंडी में बिकता है, चाहे वो कम रेट पे ज़्यादा रेट पे किसी भी बिके। अब देखिएगा कि एमएसपी जो होता है वो डिसाइड कौन करता है? एमएसपी सरकार डिसाइड करती, भारत सरकार डिसाइड करती। इसका एक आयोग है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। ये जो होता है एक ये आयोग डिसाइड करता है। ये जो प्रक्रिया है इसकी एमएसपी डिसाइड करनी बहुत लंबी चौड़ी होती है। इसमें जो केंद्र के जो मंत्रिमंडल होता है, जो आर्थिक कानून वाले वो लोग देखते हैं इसको। ये पूरा आयोग बैठा है, पूरे सरकारी खर्चे सर्वे होता है, आंकड़े आते हैं और बहुत सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर फिर एमएसपी डिसाइड होता है। अब एमएसपी सरकार डिसाइड करती, इतना सारा सब कुछ ताम झाम हर चीज करने के बावजूद भी सही एमएसपी डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो कहाँ कमी आ रही है? ये सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। किसान को ही पता है ना कि उसकी फसल कितने में बिकनी चाहिए, उसका कितना लागत आता है। क्या किसानों को ये चीज का बोध नहीं है? क्या बिल्कुल बोध है, लेकिन सरकार इतना खर्चा ताम झाम आयोग बिठा के रखा है फिर भी उस चीज को सही से नहीं कर पाती है। एमएसपी जो है मिनिमम समर्थन मूल्य को डिसाइड करने के लिए सरकार ने अभी जैसे गेहूं का जो मध्य प्रदेश में मिनिमम समर्थन मूल्य पहले अभी 1925 था, जिसको 1975 किया गया है। और जो धान का मिनिमम समर्थन मूल्य 1800 कुछ रुपए है, एग्जैक्ट अमाउंट 1810 होगा। आप चाहे तो विकिपीडिया पर जाकर पूरा इसका एक नोट पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अभी हाल फिलहाल में आप समझ गए होंगे कि जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आपने फार्म एक्ट है उसमें आपने हमें बिल्कुल ये गारंटी नहीं दी है कि एमएसपी की कोई गारंटी रहेगी। आप हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए, उस पर कानून बनाइए, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं, वो हमें चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि आप जितने भी एक्ट ये आपने पारित करें तीनों को वापस ले लो, पुराने इस तरह से सिस्टम चला। मैं आपको बता दूं कि आंदोलन का औचित्य क्या, आंदोलन क्यों जरूरी है और ये बात क्यों करना जरूरी है। आपको मैं एक एग्जांपल इसमें समझा देता हूँ। तो मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, मैंने उनसे कहा कि पिताजी आप बताइए कि जो हम लोग गेहूं की या धान की खेती करते हैं तो उसमें हमारा कितना खर्चा आता है। तो उन्होंने मुझे कुछ खर्चे बताए कि जिससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि एमएसपी जो है वो क्यों निर्धारित होना चाहिए और उसकी क्या ज़रूरत है और कैसा क्या होना चाहिए। चलिए हम उसका थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं। समझिएगा, जैसे देखिएगा हम एक फसल ले लेते हैं। फसल हमने ले ली, गेहूं की फसल ली है 1 हेक्टर के लिए। मैं जो आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो 1 हेक्टर का कैलकुलेशन है। 1 हेक्टर में जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 4.75 बीघा होता है, बेसिकली 4 बीघा और 16 बिस्बा कहते हैं जिसमें। तो आप उसको अलग अलग हेक्टर में कुछ 4, लेकिन जनरली हर स्टेट में है या हर राज्य जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर 4, 4.5, 5 बीघा के अप्रोक्सीमेट होता है। तो उसी अप्रोक्सीमेशन से मैं आपको समझाने वाला हूँ। फसल हमने ले ली गेहूं। अब गेहूं की फसल को अगर जब आपको गेहूं की फसल बोना होता है, उसकी जब बीज रोपाई करना रहता है, सबसे पहले आपको उसकी 3 बार हकाई होती है। हकाई 3 बार कैसे होती है? जो पंजा होता है उसके थ्रू ट्रैक्टर्स को हाँकना रहता है, उसका अलग अलग नाम होते हैं, खरार, पस्तार वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ हकाई पे ध्यान दूंगा। तो अगर मैं एक अनुमान लगा रही 1 हेक्टर की जो हकाई में एक बार की हकाई का मतलब 1-1.5 घंटा लगता है। तो 3 बार हकाई में डेढ़ घंटे ऐसे करके टोटल 4.5 घंटे लगते हैं।
उसका ये जो खर्चा है वो 1,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से तकरीबन हर जगह नॉर्मल रेट यही है, तो 4,500 हो गया। अब इसके बाद बीज जो होता है, बीज एक जो आपका 1 हेक्टेयर में तकरीबन, अगर मैंने जो 4.75 पे ही लगाया तो आप उसमें जो बीज है मतलब गेहूं का जो बीज है वो आप 237.5 किलोमीटर बीज जो है वो 237.5 kg टोटल बीज आपका लगेगा बोने में। उस टाइम वो जो बीज जो खरीदते हैं देखो अलग अलग, कोई 2600, 2800, 3000, 3500, 4000, 5000 बीज तो आगे जाता रहता है, लेकिन नॉर्मल गेहूं के बीज का समझे 3000 के समथिंग होगा, जिसका 7,125 रुपए हुआ। फिर इसके बाद उसमें जब बीज बोते हैं तो उसमें थोड़ा सा खाद और यूरिया भी डलता है, जिसको हम डीएपी और यूरिया बोलते हैं। डीएपी जो होता है तकरीबन आपका 1 हेक्टेयर में 118.75 किलो लग जाएगा। तो जो आपके एक डीएपी की एक जो बोरी 50 किलो का एक बोरी होता है, वो आपका कंटेनर जो होता है कट्टी जिसको बोलते हैं, वो 1,200 रुपए का मिलता है 50 किलो का। तो बेसिकली इसका जो रेट होगा वो 2,850 रुपए का। यूरिया जो होता है, यूरिया का भी 50 किलो या 45 किलो की बोरी रहती है, जो 300 रुपए की मिलती है तकरीबन। ये मैं आपको रेट बता रहा हूँ जो कॉमन रेट होता है। 14.25 किलो लगेगा टोटल यूरिया, बीज में मिलाएंगे तो 85 रुपए का वो हो गया। अब इसके बाद ये हमने क्या कर दिया, हकाई हो गई है। अब इसके बाद क्या है, हकाई होने के बाद आपका ये बीज है। अब इसका हमें क्या जुताई भी करनी रहेगी, जुताई का मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, तो अब जुताई का और इतना ही अप्रोक्सीमेट इतना ही चार्ज लगेगा। अब ये तो होगा, इसका जो हकाई हुई उसमें जुताई करेंगे, जुताई होगी वो भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम, हकाई जुताई का सेम रेट होता है, सेम टाइम होता है, तकरीबन ऐसा मान लेते हैं कि 45 रुपए ये भी लग गए हमारे। 45 रुपए ये हो गए हैं डीएपी यूरिया। अब इसके बाद हमने क्या करना, फसल हमारी पूरी खेत में बो चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई करते हैं। सिंचाई जो होगी मैं आपको बताता हूँ, सिंचाई के टाइम पे आपको भी यूरिया फेंकना रहता है खेतों में। तो तकरीबन आपकी जो बोरियां हैं वो आपकी एक जो बीघा में एक बोरी फेंकती, तो 4.75 मतलब 1 हेक्टेयर में 4.5 बोरी के अप्रोक्सीमेट यूरिया जाएगा। 300 रुपए की बोरी 1425 रुपए होगा। इसके बाद टोटल सिंचाई के एक पहले पानी जाता है सिंचाई के बाद, इसको पलेवा कहते हैं, और इसके बाद 3 पानी जाते हैं गेहूं में, तो टोटल 4 पानी होते हैं। उसका अप्रोक्सीमेट जो घंटे 20 घंटे लगेंगे तकरीबन आपके एक पानी में, तो 4 पानी में आपके 80 घंटे हुए 800 रुपए। जनरली जो रेट होता है पानी देने का, जैसे हमारे पास पानी है नहीं है तो हम दूसरे से लेते हैं तो 1000, 600, 800, 1200 जैसा भी रेट रहता है वहां देते हैं। मैं एक मिडिल प्राइस ले लेता हूँ 800 रुपए एक एवरेज प्राइस, तो 880 जैसे 64,000 रुपए ये होते हैं सिंचाई में। इसके बाद उसको कटाई कराएंगे तो कटाई में भी तकरीबन 10,000 रुपए लगते हैं। वो कैसे लगेंगे कि आपकी जो कटाई होगी वो तकरीबन 2,000 रुपए बीघा के तकरीबन होती है। फिर इसके बाद थ्रेशर जो होती है, थ्रेशर चलती है, जैसे मजदूर अभी लगे मैंने बोला ही लगा है, कटाई की तो मजदूरी मैंने लगा ली है। थ्रेशर की जिसमें आपने लगा, थ्रेशर का चार्ज ही 10,000 रुपए रहता है। और इसके बाद अगर आप मजदूरी देख लें तो मजदूरी भी अब तकरीबन 1 हेक्टेयर में आप चलो 2500 रुपए मजदूरी बोल लगा लो, हालांकि इतनी कम होगी नहीं लेकिन मैं लगा लेता हूँ, तो 2500 रुपए हो। तो टोटल अगर मैं जोड़ता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको 4500 को और इसको नहीं जोड़ा है, 4500 2,500 रुपए को, तो तकरीबन आप देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होना चाहिए 4500 और 2500 आपका हो जाएगा 7,000, और ये मतलब ये आपका कुछ हो जाएगा 1,07,000 के अप्रोक्सीमेट हो रहा है। टोटल जो खर्चा आएगा आपका गेहूं की जो फसल आपने 1 हेक्टेयर में बोई है, 1 हेक्टेयर की टोटल फसल का जो आपका शुरुआत से लेके हकाई जुताई पानी से सिंचाई से लेकर आपका टोटल खाद बीज डीएपी यूरिया वगैरह सब मिला मिलो के टोटल जो है वो आपका खर्चा 1,07,000 1,10,000 के अप्रोक्सीमेट, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि इसका जो पैमाना आएगा वो आपका 95,000 से 1,10,000 1,15,000 तक ही जाएगा, इसके बीच में ही रहेगा 95 से। अगर मैंने कुछ में रेट ज्यादा लगा दी कुछ में कम भी लगाए, तो अगर एक में एक अपने हमारे लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, सब जगह अलग अलग हो सकता है, बट इससे कम नहीं होता। तो एक आप चीज समझ लीजिए कि टोटल जो किसान का खर्चा आया, टोटल जो अकाई होता है अपने घर में फसल लाने तक का, वो टोटल 1,07,000 रुपए तक आ जाता है। अब इसके बाद पैदावार क्या होगी, पैदावार में आपको बताऊं, चलो हमने मान लिया कि एक बीघा में 10 कुंटल निकला, 10 का एवरेज, हालांकि 10 का नहीं होता, कई जगह 8 का भी होता, कई जगह 9 का होता, कई जगह 10 का, कई जगह 11-12 तक भी हो जाता है, लेकिन ठीक है हम एक एवरेज मान लेते हैं 10 का। तो 4.75 बीघा में 48 मान रहा हूं, 48 क्विंटल होता है। 48 क्विंटल में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो एमएसपी देती है गेहूं को, अभी उन्होंने 1925 रुपए दी थी, तो 1925 में 92,400 रुपए होते, 92,400। और चलो और आगे उन्होंने एमएसपी को बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है 1975 रुपए। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया हम आपकी एमएसपी बढ़ा देते हैं, और नेक्स्ट बारी में जो एमएसपी गेहूं का है वो
₹1975, मतलब कि 94,800। मतलब ये है कि किसान का जो टोटल लागत है, और जो मैंने बहुत कम बनाई है, अभी उसमें वो ज्यादा भी हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ठीक है, हम एक अप्रॉक्स मान लेते हैं एवरेज कि 1,07,000 रुपए लगभग हमारा खर्चा हो रहा है 1 हेक्टर पे। और हमें 1 हेक्टर पे जो हमारी कमाई हो रही है, सरकार ने जो एमएसपी तय करा है, जो गेहूं की पैदावार है, उस पे अगर 1925 रुपए या 1975 अब लगेगी, अभी हुआ नहीं, अभी मतलब ये पिछली बार 1925 में बिकी है जितना भी गेहूं बिका है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश 1925 एमएसपी दी उन्होंने 92,400 रुपए जिसके हिसाब से मिले, और किसान का लग गया 1,07,000। मतलब सीधी सी बात है, आपको कितना रुपए खर्चे, 8 और 15,000 रुपए का आपको लॉस हुआ 1 हेक्टर पे एमएसपी के जरिए। इस तरीके से एमएसपी के ये जो भी पैमाने हैं, अगर इस पैमाने पे अगर ये खर्चा चलाएं, तो भी सरकार को जो रेट जो होना चाहिए तकरीबन 1925 नहीं या 1975 नहीं होना चाहिए, कम से कम। तो अब आप कुछ सोचो, अब इसके बाद किसान को जो नेक्स्ट फसल पे काम करना है, नेक्स्ट उसमें खर्चा करना है, यहाँ खुद को ही 15,000 का लॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट फसल के लिए क्या तैयारी, अगले 6 महीने के लिए क्या है, मतलब आपने पूरा 6 महीने अपने एक फसल पर झोंक दिया, और एक फसल पर आपने 6 महीने झोंका, और आपको पर हेक्टर 15,000 का लॉस हुआ है अकॉर्डिंग टू एमएसपी। एमएसपी भी तय करी गई है, तो कितनी कम करी गई है। अब आपको समझिए कि अगर आपको जब 15,000 का लॉस हो रहा है, जब 15,000 का लॉस हुआ है, तो अब आगे क्या करेंगे, तो एमएसपी ऐसे तय होनी चाहिए। एमएसपी गेहूं का अगर मात्र 1900, आपको लगता है कि इसमें कमाई हो पाए, कम से कम सरकार को 3,000 से 3,500 तो एमएसपी रखना चाहिए था गेहूं का। 3,000 3,500 नहीं रख पा रहे तो 2,500 रुपए तो होना ही चाहिए था, इसमें कम से कम लॉस तो नहीं होगा। अगर एमएसपी आपका गेहूं का आज की जगह 2,500 से 3,000 के बीच में लाई करेगा, तो ये किसान के लिए नुकसानदेही नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो नुकसानदेह भी नहीं। और देखो 2,500 से 3,000 रुपए करना कोई बड़ी बात भी सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम एटलीस्ट हो जाएगा, उस पर 10 से 15,000 रुपए 6 महीने के लिए हो जाएंगे। किसान की जो आय है ना, वो 2,000 रुपए महीने तो हो जाएगी कम से कम, अगर आप 2,500 से 3,000 रुपए में करेंगे, कम से कम उसको 12-13,000 रुपए का फायदा हो। मतलब ये है कि इससे कि वो 2,000 रुपए महीने कमाए और अपने पूरे परिवार को पाल लेगा। बताएं आप खुद सोचिए कि ऐसे एमएसपी रेट तय हो पाएंगे क्या। इसलिए किसान जो है आपके एमएसपी को लेके सबसे ज्यादा उस आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि एमएसपी जो है, एमएसपी पे हमें होना चाहिए, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें एमएसपी मिल रहा है। और एमएसपी सरकार ने ये दिया है तो क्या दिया है, ये देना नहीं देना एक ही बात है। और अगर एमएसपी का गारंटी भी नहीं रहेगा, तो आप सोचिए जब 1925 में इतना घाटा है कि बताओ 1600-1700 जो मंडी में बिकता है आज भी मंडी में एमएसपी के बाद से लिया ही नहीं जाता, आज भी मंडी में 1600, 1700, 1800, 1400 जो खरीदी जाती है, उसमें किसान को कितना घाटा है। सरकार को ये चीज समझनी चाहिए कि उसको एमएसपी के लिए एक अच्छे से अच्छा कानून बनाना चाहिए, इतना अच्छा कानून बनाना चाहिए। और जो खुद को एमएसपी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, गेहूं का एमएसपी जो है 2,500 से 3,000 रुपए तो होना ही होना चाहिए। मैं यही चीज अगर धान पे आपको बताऊंगा, धान में तो और भी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं धान का भी आपको नहीं बता सकता, बता तो सकता हूँ, लेकिन ये कि बस उसमें भी मोटा मोटा हिसाब देख ले कि इससे ज्यादा, क्योंकि इसमें आपने देखेंगे यहाँ पर कहीं भी मैंने ये इस जो कीटनाशक दवाइयां जो थी उनका खर्चा नहीं लगा, क्योंकि गेहूं में नहीं होता, लेकिन धान में 3 स्प्रे होते हैं। धान में कम से कम 3 बारी आपको कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। कहीं कचरे की दवाई, कहीं आपका जो जड़ है उसकी रोटन हो जाती है, कहीं उसका तना रोटन हो जाता है, ऐसे करके 3 से 4 बार आपको वहां पर स्प्रे करना होता है, कचरा भी कटवाना पड़ता है, उसमें और ज्यादा खर्चा आता है। उसका भी एमएसपी बहुत कम डिसाइडेड है, 1,800 के समथिंग कुछ, उसका भी एमएसपी कम से कम 2,500 से 3,000 के बीच में ही होना चाहिए। गेहूं का और धान का जो एमएसपी है वो 2,500 से 3,000 होना ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तब जाकर इससे आगे कोई खरीदता है। अगर 3,300, 3,000, 4,000 के समथिंग अगर गेहूं या धान बिकता है तो ही किसान को फायदा होता, अदरवाइज नहीं होगा। कि सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, और मुझे उनसे रिक्वेस्ट भी है, मेरा उनसे निवेदन भी है कि प्लीज आप कम से कम ऐसा करें कि एमएसपी इतना डिसाइड कर दो और उस पर ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों को कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए की आय हो। 10 से 12,000 की आय होगी तो कम से कम वो अपना घर परिवार चला सकेगा। आप जो लोन दे रहे हैं उसको लोन भी चुकाना होता है, उसको 10 काम करने होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है, उसको सब काम करना होता है। इसके बावजूद भी उसको जब बच ही नहीं रहा है तो किसान आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जाता है, दिन जितना कर्ज बढ़ता जाता है, और ना ही फसल बीमा जो आती क्लेम होता है, क्लेम नहीं होता है, ना इतना पढ़ा लिखा किसान होता है कि उसको क्लेम करे नहीं करे, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी करके दे देते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। ये फसल बर्बाद हो जाती, तब क्या होगा, जब फसल पूरी अच्छे से आई है तब जाकर उनको इतना कुछ लॉस होता है।
तो सोचिए जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो क्या बचेगा। और इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ये फसल अपनी जेब से करता है, वो जेब से नहीं करता, वो आपसे लोन लेता है और वो आपसे लोन लेगा और वो आपको ये 1 लाख रुपए उसने लोन लिया और 1 लाख रुपए लोन लिया, उससे जब 15,000 रुपए उसको खुद लॉस हो गया, उसने बेचा तो उसको मिला ही क्या। अब आपका लोन कैसे भर दे वो, क्या किसान डिफॉल्टर नहीं होंगे। फिर किसान का कहते हैं किसान फिर कर्जा लेता ही क्यों जब भर नहीं पाता। तो क्या कर रहे हो आप, जॉब्स आप करें, आत्मनिर्भर हो, किसान से बड़ा आत्मनिर्भर कोई नहीं। अगर किसान खेती बाड़ी करना छोड़ दे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आत्मनिर्भर तो बन रहे किसान ही एक आत्मनिर्भर ऐसा है कि जो आत्मनिर्भर है और लॉस भी इतना जा रहा है और ऊपर से उसको आप बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ कर देते, टैक्स माफ कर देते, तो इनका करने में क्या दिक्कत है। इनको कम से कम इतना कर दें कि डिफॉल्टर ही ना बनाए, कम से कम उन पे 14% ब्याज आप लेते हो जब उनका जब वो पे नहीं कर पाते और आप उनसे 14% ब्याज लेते हो। कहते हो कि 0% ब्याज पे, लेकिन 14% जाता है जब वो डिफॉल्टर हो जाता। डिफॉल्टर तो होना ही इस कंडीशन जब उसके पास पैसा नहीं तो देगा कहां से, और उसको घर भी चलाना है, खाना भी खाना, पेट भी भरना है, बच्चों का पेट भी भरना है, कैसे चल पाएगा। तो इसलिए किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन करना चाहिए जो नॉलेज वाले लोग हैं। और उनसे मैं यही कहूंगा कि एमएसपी के लिए पुरजोर कानून बनाना चाहिए और एमएसपी का रेट भी बढ़ाना चाहिए। जो सरकार ने एमएसपी लागू करी है और वो सफिशिएंट नहीं है, उनसे भी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरे सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सरकार के पास जाए, लोगों के पास जाए, सब लोग जागरूक हो कि नहीं भैया कि ये चीजें होनी चाहिए और जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समस्या आएगी, हमें 2,000-3,000 रुपए से कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए और आगे भी कर सकती है, लेकिन अगर वो करना चाहेगी तो उसका जो कानून लागू होगा, एमएसपी का कानून लागू होगा और एमएसपी ज्यादा और अच्छी करेगी, तभी जाकर हमें कुछ मिलेगा। पेट भर पाएगा किसानों का, करोड़ों नहीं चाहिए हमें, लेकिन पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए ना। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर किसानों को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक, किसानों तक, हर जगह इसको फैलाएं ताकि लोगों को जानकारी हो कि वास्तविकता क्या है एमएसपी की। वीडियो को अंत तक देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।